हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द लाइशियम पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन आपके साथ भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर लेक्चर सीरीज लेकर चल रहा हूं। और ये जो हम बात कर रहे हैं वो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम बात कर रहे हैं। तो द लाइशियम आपके लिए लाया है 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए फ्री क्रैश कोर्स लाया है। फ्री क्रैश कोर्स लाए हैं हम। और इस क्रैश कोर्स में अभी मैं आपके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी लेकर चल रहा हूँ, और हमारे डॉक्टर इंजीनियर फिरोज आलम सर जो हैं वो आपके साथ क्या लेकर चल रहे हैं, वो आपके साथ बिहार स्पेशल लेके चल रहे हैं। बिहार स्पेशल। तो देखिए ये हमारी क्लासेस कैसे चलती हैं, थोड़ा सा ये समझ लो पहले। अभी आप पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिहार स्पेशल। ये समझना जरूरी है। बिहार स्पेशल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन चलता है। ये मैं पढ़ाता हूँ आपको। उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे जो है वो आपका बिहार स्पेशल चलता है। बिहार स्पेशल में अभी आपका बिहार स्पेशल ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल इकोनॉमी हो चुका है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद सारे ऐसे आगे बढ़ेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में आज हम बात करने वाले हैं संविधान संशोधन की। तो उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो क्रैश कोर्स है हमारा, एक तो है फ्री है, और ये जो हमारी क्लासेज होती हैं ये प्रतिदिन 7:30 PM, 7:30 बजे शाम से ऑनवर्ड लगभग 9 बजे तक की क्लास चलती है। हमारा लेक्चर जितना बड़ा होता है उतनी देर क्लास चलती है। तो मंडे टू फ्राइडे, क्या मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन आप हमारे साथ द लाइसियम यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, और वहां से अपनी 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। बिल्कुल कैसी तैयारी है, एकदम से फ्री तैयारी है। तो प्रतिदिन सोमवार से लेकर शनिवार तक द लाइसियम की यूट्यूब चैनल पर आप जुड़िए, और हम आपके साथ आपके एग्जाम होने तक, सितंबर में जो आपका एग्जाम है 69 बीपीएससी, वो होने तक हम आपको बीपीएससी की सिलेबस में जो ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली है वो हम लेकर आपको देने वाले हैं। तो हम बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप शाम को 7:30 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी हम और हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है, हम बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि आप सफल हों, आपकी सफलता सुनिश्चित हो। और आपको इतना करना है कि आपको मंडे टू सैटरडे शाम को 7:30 बजे आकर द लाइशियम की यूट्यूब चैनल पर बैठ जाना है। 3 दिन उसमें आपका भी पॉलिटी चलेगा और 3 दिन उसमें आपका बिहार स्पेशल चलेगा। जब पॉलिटी खत्म हो जाएगी तो यहाँ से हिस्ट्री शुरू होगी, फिर उसके बाद ज्योग्राफी होगी, और जब ये बिहार स्पेशल आपको खत्म हो जाएगा तो इसमें इकोनॉमी और भी सब्जेक्ट्स आपके शुरू होंगे। इसमें मैथमेटिक्स की भी क्लासेज आपकी रहेंगी। जो बेसिक मैथमेटिक्स है आपका, जो आता है 10 मार्क्स का जो मैथमेटिक्स आता है आपका, उसकी भी क्लासेज इसमें रहेंगी, जिससे कि आप मैथमेटिक्स के भी सवालों को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटी सी बात बताई है आपको कि द लाइसियम आपके लिए 69 बीपीएससी प्रीलिम्स प्री क्रैश कोर्स लेके आया है। चलते हैं। तो आज हम अपना सिलेबस के बारे में देखते हैं, आज अपने टॉपिक के बारे में देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, हम पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। और 1951 से लेकर आज तक, वर्तमान तक जो संविधान संशोधन हुए हैं, उन सभी संविधान संशोधनों को पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर जो है संविधान संशोधन का लेक्चर है, ये 2 वीडियो में आपके सामने रहेगा। आज एक वीडियो रहेगा, एक वीडियो बाद में रहेगा, क्योंकि एक साथ पूरे लगभग 105 संविधान, अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो 105 संविधान संशोधन एक ही वीडियो में पढ़ाना जो है वो आपके लिए बहुत अधिक इनफॉर्मेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, सूचनात्मक हो सकता है। और बहुत अधिक सूचनात्मक क्लास जो होती है वो कभी कभी बोरिंग भी हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा है कि इस वाले संविधान संशोधन का आपका जो चैप्टर है, इसको हम 2 क्लासेज के माध्यम से समझेंगे, 2 कक्षाओं में समझेंगे। और संविधान संशोधन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीपीएससी का प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, यूपीपीसीएस हो आपका, या फिर आपका यूपीएससी हो। इस बार यूपीएससी का जो पेपर आपका हुआ है 2023 वाला, इसका रिजल्ट आ चुका है प्रीलिम्स का, उसी में पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से सवाल पूछा गया था, प्रथम संविधान संशोधन से ही सवाल पूछा गया था। तो देखिए, संविधान संशोधन एक साथ अगर कहीं मिल जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो वही मेरा प्रयास है, और हमने क्या किया है कि पूरे संविधान संशोधन को स्लाइड के माध्यम से हम समझते जाएंगे और उसको तैयार करते जाएंगे। ठीक है, चलो, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बीपीएससी के लिए। तो पहला संविधान संशोधन पढ़ते हैं कि पहला संविधान संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ। पहला संविधान संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ, 1951 में। आपको ये डेट भी याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 1951 में हुआ। और इससे क्या जोड़ा गया,
कि इट एडेड नाइन्थ शेड्यूल, क्या हुआ इससे, इट एडेड नाइन्थ शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म एंड अदर लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अर्थात पहले संविधान संशोधन से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। मतलब कि 1951 से पहले, मतलब कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, कितनी शेड्यूल थी, केवल 8 शेड्यूल थी, 8 अनुसूचियां थी। ये भी प्रीलिम्स का आपका एक फैक्ट है। सवाल क्या बन सकता है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, ये सवाल आपका बन सकता है। तो कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल जो जोड़ी जा रही है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी जा रही है 1951 में। ये भी एक सवाल है। अब है कि 9वीं अनुसूची का सब्जेक्ट क्या था, 9वीं अनुसूची का सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था, क्यों जोड़ी गई। तो देखिए 9वीं अनुसूची का विषय था कि इसमें लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानूनों को शामिल किया गया था। किससे, भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को शामिल किया गया था। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ, समझ लो एक क्या मसला था कि जब हमारा भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद होने के साथ भारत में बहुत अधिक गरीबी थी और भारत में क्या था, जमींदारी व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी। किन्हीं किन्हीं लोगों के पास बहुत अधिक जमीनें होती थी। तो सरकार ने क्या किया कि जो जमींदार लोग थे उनके पास 2-2, 3-3, 4-4 हजार एकड़ जमीनें थी, उनकी जमीनों को लेकर, उनके लैंड को लेकर गरीबों में रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास किया। क्योंकि पहले क्या था, संपत्ति रखना एक फंडामेंटल राइट था। जब सरकार ने डीपीएसपी को लागू किया, आर्टिकल 39 बी और सी को, उससे हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, आर्टिकल 14, 90 एंड 31 का। तो फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पर, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, लोग कहाँ चले गए, लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन जो है वो नहीं किया जा सकता है टू इम्प्लीमेंटेशन इन द पर्सपेक्टिव, इन द कंटेस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डीपीएसपी। इसलिए भारत सरकार ने पहला संविधान संशोधन किया और उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा। और 9वीं अनुसूची जोड़ के उसमें क्या किया कि जो भूमि सुधार से कानून थे उनको उसमें डाल दिया 9वीं अनुसूची में, और कहा कि अब न्यायपालिका इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, इस सब्जेक्ट का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। मतलब सरकार ने लोगों के लिए काम करने हेतु अपने लिए एक सेक्टर बना लिया, एक एरिया बना लिया। लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानूनों का जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका नहीं कर सकती है, ये कहा गया प्रथम संविधान संशोधन से। दूसरी क्या बात जुड़ी गई इसमें, एक बात ये हो गई हमारी, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एडेड 3 मोर ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, मतलब कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के 3 और आधार जोड़े गए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है, आर्टिकल 19 के ए में दी गई है, एक में दी गई है। 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, याद होगा आप लोगों को, याद है तो ये कमेंट में लिख के बताओगे कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आर्टिकल 19 के ए में कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उन 6 स्वतंत्रताओं को आप कमेंट में लिखकर बताइए। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो पहले इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं आर्टिकल 19 के 2 में, उसमें 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और जोड़ दिए गए। अर्थात कहा कि अगर सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो रही है, आपके बोलने से विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव पड़ रहा है, और अगर आपका बोलना जो है किसी अपराध के लिए लोगों को उकसा रहा है, तो आपके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 19(1) में दी गई है, उस पर रोक लगाई जा सकती है, उस पर युक्त युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो पहले संविधान संशोधन से 2 महत्वपूर्ण प्रावधान क्या जोड़े गए, प्रथम संविधान संशोधन से एक तो महत्वपूर्ण प्रावधान ये जोड़ा गया कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म कानूनों को रखा गया, और ये कहा गया कि लैंड रिफॉर्म कानूनों की न्यायिक समीक्षा जो है न्यायपालिका द्वारा नहीं की जाएगी। उसके बाद क्या जोड़ा गया, इसके बाद क्या गया कि आर्टिकल 19 के 1 में जो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो जो है एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन से थे, 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को जोड़ दिया गया। पब्लिक ऑर्डर के संदर्भ में हमारी बाक एवं व्यक्ति की आज़ादी को कम किया जा सकता है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स के
मामले में कम किया जा सकता है, और अगर हम अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं तो उस मामले में भी हमारे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है। तो ये था हमारा पहला संविधान संशोधन। अब हम बात करते हैं दूसरे संविधान संशोधन की। देखो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हो रहा है? 1952 में हो रहा है, 1952 में हो रहा है दूसरा संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने को संशोधित करते हुए कहा गया कि लगभग 7,50,000 से अधिक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होगा। ये स्टेटमेंट से अच्छा है आप ये याद कर लो कि इसमें जो 1951 में क्या 1951 में जो हमारा सेंसस हुआ, उस सेंसस के बेसिस पर हमारी जो लोकसभा की सीटें थी चुनाव की, उनका परिसीमन किया गया। ठीक है, लोकसभा सीट जो है वो परिसीमन किया गया, उनका डीलिमिटेशन किया गया ऑन द सेंसस, ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस ऑफ 1951, 1951 के सेंसस के आधार पर हमारी लोकसभा सीटों का, लोकसभा में प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव का क्या किया गया? डीलिमिटेशन किया गया। ये याद रख लेना, डीलिमिटेशन किया गया। क्लियर? चलो अब थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1954 में हो रहा है। तीसरा संविधान संशोधन कब हो रहा है? 1954 में हो रहा है। इसमें क्या कहा गया? इसमें एम्पावर्ड किया गया टू पार्लियामेंट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड स्टफ, कैटल, फोडर है, कॉटन है एंड रॉ जूट है। देखो इसमें क्या किया गया कि आपकी जो कनकरेंट लिस्ट है, आपकी जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में बदलाव किया गया और कहा गया कि अब संसद को यह अधिकार है, किसको? संसद को यह अधिकार है कि वह मवेशियों के संदर्भ में जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन हो रहा है, उनका जो वितरण हो रहा है, उसको संसद देखेगी। मतलब कि मवेशियों के संदर्भ में खाद्य पदार्थों के उत्पादन, उनकी आपूर्ति और वितरण को संघ सूची में शामिल कर दिया गया। और चारा है, कच्चा कपास है, आपका कपास के बीज को भी जो है संवर्ती सूची में शामिल, संवर्ती सूची में शामिल करके कहाँ ला दिया गया? संवर्ती सूची हटाकर संसद को दे दिया गया कि संसद इस मामले में कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। अब चौथा संविधान संशोधन, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चौथा संविधान संशोधन कब हो रहा है बच्चों? 1955 में हो रहा है, 1955 में हो रहा है। तो देखो यहाँ मैंने क्या कहा कि आर्टिकल 19 में कौन सी 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उनको कमेंट करके बताना है, तो कमेंट करके बताते भी जाओ बीच बीच में। ठीक है, अब है कि चौथा संविधान संशोधन क्या कर रहा है कि मेड द स्केल ऑफ कंपनसेशन गिवन इन लिeu टू ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट। मतलब निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के बदले दिए गए मुआवजे को अदालतों की जांच से परे बना दिया गया। देखो सरकार क्या कर रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? संपत्ति को हत्या रही है। किसको हत्या रही है? संपत्ति को। जैसे मैंने कहा लैंड रिफॉर्म के माध्यम से सरकार क्या कर रही है? लोगों की जमीनों को ले रही है। जब लोगों की जमीनों को ले रही है सरकार, तो उन्हें क्या देना पड़ रहा है? मुआवजा भी देना पड़ रहा है, कंपनसेशन भी देना पड़ रहा है। अब लोग इस कंपनसेशन को लेके कहाँ चले जा रहे हैं? हाई कोर्ट चले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं। तो सरकार ने कहा फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कि अगर हमने किसी की लैंड ली है, लैंड रिफॉर्म के संदर्भ में हमने किसी की भूमि को लिया है और अगर उसे हमने कुछ मुआवजा दिया है, कंपनसेशन दिया है, तो उस कंपनसेशन को लोग न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। न्यायालय की जांच से परे बना दिया। निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के बदले जो मुआवजा दिया जा रहा था, उस मुआवजे के खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। स्केल ऑफ कंपनसेशन गिवन जो है कि कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, उससे बाहर कर दिया। इतनी बात समझ आई? ये पहले संविधान संशोधन जो हुआ था ना, निजी संपत्ति का मामला जो था और भूमि अधिग्रहण का मामला था, उसी से जुड़े हुए संविधान संशोधन बहुत है हमारे यहाँ। मतलब सरकार ने अगर किसी की भूमि ले ली है और अगर उसको कुछ कंपनसेशन दिया है, तो उस कंपनसेशन को लेकर वो न्यायालय नहीं जा सकता था। अब पांचवा संविधान संशोधन, फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 में हुआ है। इसमें क्या किया गया? इसमें कहा गया कि empower the president to fix the time limit for the state legislature to express their views on the proposed central legislation affecting the areas, boundaries and names of states। और राष्ट्रपति को राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय कानून पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं के लिए समय सीमा तय करने का अधिकार दिया गया। देखो क्या होता है कि आर्टिकल 3 में क्या लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है कि सेंट्रल हमारी पार्लियामेंट एम्पावर है कि वह राज्यों के नाम में, उनके एरिया में और उनकी बाउंड्री में क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है।
इसके लिए हमें राज्यों से भी राय लेनी होती है, जिस राज्य के नाम में उसकी बाउंड्री में उसके भूभाग में चेंज करना है। तो अगर संसद ऐसा कुछ कर रही है और उस राज्य के पास कोई कानून भेजा गया है इस मामले का, तो राज्य जो है वो उसको हमेशा के लिए पेंडिंग करके नहीं रख सकते हैं। तो ये 5वें संविधान संशोधन से कहा गया कि राष्ट्रपति ये समय सीमा तय कर देगा कि राज्यों को अपने राज्यों के नाम में, उनकी सीमा में, उसके एरिया बदलाव से संबंधित कानून को कितने दिनों में वापस भेजना है। और अगर राज्य ऐसा नहीं भेजता है तो क्या है, राज्य ऐसा नहीं भेजता है तो वो कानून पास मान लिया जाएगा। यही आर्टिकल 3 है जो हमें क्या बनाता है, क्वासी फेडरल बनाता है। क्या बनाता है, अर्ध संघ बनाता है। अब बोलो बच्चों कि भारत के संविधान को अर्ध संघ किसने कहा है? भारत के संविधान को अर्ध संघ किसने कहा है? ये मैंने आपको कब पढ़ाया था? जब हम फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पहला लेक्चर पढ़ रहे थे बेटा, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, तब मैंने ये पढ़ाया था आपको कि भारत को कोई विद्वान है जो अर्ध संघ कहते हैं। तो वो कौन से विद्वान है जो भारत को अर्ध संघ कहते हैं? ये आप लोगों को आंसर देना है, वो कौन से विद्वान है जो भारत को क्या कहते हैं, अर्ध संघ कहते हैं। चलो आंसर करते जाओ। मैं 2 सवाल अभी आपसे पूछ चुका हूँ। 2 सवाल कौन कौन से पूछ चुका हूँ? एक सवाल तो यह है कि आर्टिकल 19 ए में 6 आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट है, और भारत को अर्ध संघ क्वासी फेडरल किसने कहा? चलो आगे आ जाओ। अब देखो छठा संविधान संशोधन, क्या छठा, 6th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें क्या किया गया? इट इंक्लूडेड अ न्यू सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट, मतलब कि संघ सूची में एक नया विषय शामिल किया गया। टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड रिस्ट्रिक्टेड द स्टेट्स पावर इन टू द रिगार्ड, मतलब कह रहे हैं कि संघ सूची में एक नए विषय को शामिल कर दिया गया। अंतर राज्य व्यापार और वाणिज्य, अगर राज्यों के बीच कोई व्यापार वाणिज्य हो रहा है तो उसमें माल की जो भी बिक्री हो रही है, जो भी खरीद हो रही है, उस पर टैक्स किस लगाएगा? पहले राज्य लगा रहे थे, अब ये अधिकार दे दिया गया संघ सरकार। याद रखना, 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया गया, 6वें संविधान संशोधन से इंटर स्टेट ट्रेड जो कॉमर्स हो रहा है उस पर टैक्स लगाने की शक्ति जो है वो संघ सरकार को दी गई। अब 7वां संविधान संशोधन, ये मोस्ट है हमारे लिए, मोस्ट वैसे सभी है लेकिन ये 5 स्टार है, ठीक है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है आपका। ये हुआ 1956 में। 7वां संविधान संशोधन कब हो रहा है, 1956 में। इसमें क्या क्या कहा गया कि दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज ब्राउट टू गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशें थी उसकी सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन है वो कब गठित हुआ था, 1953 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली की अध्यक्षता में। कौन, याद रखना ये बात, फजल अली की अध्यक्षता में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या हुआ था, स्टेब्लिशमेंट हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग का हुआ था। तो 7वां संविधान संशोधन क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी उनको प्रभावी बनाने के लिए 7वां संविधान संशोधन लाया गया। अब इसमें क्या कहा गया अगला, कि प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, 2 या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है, ठीक है। और क्या है कि पहले जो हमारे राज्य थे वो 4 कैटेगरी में थे, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब इसको एबॉलिश कर दिया गया और इसकी जगह 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई, ठीक है। फिर उच्च न्यायालयों के एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज, उच्च न्यायालयों का जो अधिकार क्षेत्र था वो यूनियन टेरिटरी तक भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसमें ये वाले प्रावधान। अब देखते हैं 8th अमेंडमेंट क्या था, 8वां संविधान संशोधन क्या था हमारा, 1960 में हो रहा है। कह रहे हैं कि एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द SC ST एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा, मतलब कि लोकसभा में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 के अनुसार जो है लोकसभा में जो रिजर्वेशन किया गया है SC और ST सीटों के लिए, तो उनके जो रिजर्वेशन है उसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया 8वें संविधान संशोधन से। 1960 में किया गया और 1970 तक उसको बढ़ा दिया गया है। और आखिरी जो हमारा संविधान संशोधन हाल फिलहाल हुआ है उसमें भी इसी को बढ़ाया गया है, ठीक है। तो 8वां संविधान संशोधन में याद रख लेने वाले। 9वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, 9वां संविधान संशोधन कह रहा है कि फैसिलिटेट किया है हमने क्या, इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरूबारी यूनियन जो था
उसको पाकिस्तान को हमने दे दिया था। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था 1958 में, जिसमें कहा गया था कि बेरूबारी क्षेत्र जो है, जो कि हमारा वेस्ट बंगाल में था, उसको हमें पाकिस्तान को सौंपना था। पश्चिम बंगाल में स्थित है, पाकिस्तान को सौंपना था। और इस क्षेत्र को हमने जो है वो पाकिस्तान को सौंप दिया, एक संविधान संशोधन करके, 9वां संविधान संशोधन करके। ठीक। अब है 10वां संविधान संशोधन, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या कह रहा है कि भारतीय संघ में किसको मिला लिया गया? दादरा और नागर हवेली को मिला लिया गया। ये कौन से पुर्तगाली में थे? ये पुर्तगाली क्षेत्र थे। ये क्या थे? पुर्तगाली क्षेत्र थे। इनको जो है भारतीय संघ में मिला लिया। 11वां 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 क्या कह रहा है? कह रहा है कि चेंज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बाय प्रोवाइडिंग फॉर एन इलेक्टोरल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया और उससे राष्ट्रपति का निर्वाचन होने लगा। और ये इलेक्टोरल कॉलेज किससे मिलकर बनता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों से मिलकर बनता है। Provided that the election of the president or vice president cannot be challenged on the ground of any vacancy in the appropriate electoral college। इसमें यह भी कहा गया कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उससे रिलेटेड अगर हमारा कोई इलेक्टोरल कॉलेज मतलब निर्वाचक मंडल का कोई पद खाली है, तो इस आधार पर हम उनके निर्वाचन को जो है रिक्ति के आधार पर चुनौती न्यायालय में नहीं दे सकते। देख लो, यूपीएससी 2023, यूपीपीएससी 2023 दोनों में ही ये सवाल आया है। ये वाला सवाल आपका आया है, याद रखना इस बात को। महत्व समझो इन चीजों का। यूपीएससी 2023 का बेटा पीटी का पेपर उठा के देख लेना, उसमें भी राष्ट्रपति के संदर्भ में ये सवाल आया है कि राष्ट्रपति की अगर निर्वाचन का मंडल का कोई खाली है, उसका पद रिक्त है, तो उसके आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यूपीपीसीएस में जो आया है वो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आया है ये। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारी। चलो, अब 12वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ कि गोवा, दमन और दीप को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। ठीक है। 13वां संविधान संशोधन 1962। इसमें क्या है? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और उसके लिए विशेष प्रावधान कर दिए गए। नागालैंड। फिर 14वां संविधान संशोधन 1962, पुडुचेरी को क्या भारत में शामिल कर दिया गया। देख लो पुडुचेरी। ठीक है, ए 239 ए में। ठीक है, देख लेना ये। चलो, अब 15वां संविधान संशोधन। ये भी आपका 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, 5 स्टार। क्या हुआ? 1963 में हो रहा है। इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 टू 62। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। किसके द्वारा? 15वां संविधान संशोधन 1963। अब 16वां संविधान संशोधन। ये भी कब हुआ? 1963 में हो रहा है, 60। इसमें क्या किया गया? कहा गया कि जो हमारे मंत्री हैं, हमारे न्यायाधीश हैं, भारत के कैग हैं, वो जो शपथ लेते हैं उनकी शपथ में क्या संप्रभुता और अखंडता वर्ड को जोड़ दिया गया। अखंडता वर्ड को जोड़ दिया गया। ऐसा जोड़ा गया तो भारतीय संविधान की, देखो समझो इस बात को, कि सॉवरेनिटी और इनिटीग्रिटी वर्ड हैं जो वो शपथ में ओथ एंड अफर्मेशन में शामिल कर दिए गए, जो कि हमारे लेजिस्लेचर्स लेते हैं, सांसद लेते हैं, विधायक लेते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स लेते हैं, जजेस लेते हैं और कैग लेते हैं। ठीक है, तो क्या शामिल कर दिया? संप्रभुता और अखंडता शामिल कर दिया। अब सवाल यह है कि इस संविधान संशोधन से किस अनुसूची पर प्रभाव पड़ा होगा? प्रभाव पड़ा होगा। ठीक है, बोलो। इस 16वें संविधान संशोधन से, 16वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान की किस अनुसूची में बदलाव हुआ होगा? इसको कमेंट करके बताओ। इस बात को कमेंट करके बताना है आपको। देखो, 17वां संविधान संशोधन 1964 में हो रहा है। और क्या कह रहे हैं कि अगर, देखो, कह रहे हैं कि प्रोहिबिट कर दिया एक्विजिशन ऑफ लैंड पर्सनल कर। अगर निजी व्यक्ति की जो खेती है, कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है जब तक कि मार्केट वैल्यू के बेसिस पर उसका कंपनसेशन नहीं किया जा रहा है। अब 18वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है बेटा? देखो, 1966 में हो रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें क्या किया गया? मेड इट क्लियर दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट आल्सो इंक्लूड्स अ पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ अ स्टेट। मतलब कि संसद को यह शक्ति दे दी गई, संसद को शक्ति दे दी गई कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के एक हिस्से को दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है। आर्टिकल 3 को और स्पष्ट कर दिया गया। अब है
19वां संविधान संशोधन 1966, इसमें क्या किया गया कि पहले चुनावों से संबंधित मामलों को जो है वो कौन सुनते थे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुनते थे। अब इनके मामले को समाप्त कर दिया, कहा गया कि चुनावों से संबंधित अगर कोई भी मामला आता है तो उसकी सीधी सुनवाई कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। फिर है 20वां संविधान संशोधन 1966, इसमें क्या किया गया कि यूपी में जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को मान्य किया गया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने शून्य कर दिया था, बाद में सरकार ने संविधान संशोधन करके क्या कर दिया, इन नियुक्तियों को सही सरकार ने मान दिया। अब ये 21वां संविधान संशोधन, ये है 1967, इसमें क्या हुआ कि सिंधी को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया 21वें संविधान संशोधन से, 21वें संशोधन। ठीक है, अभी बोलो कितनी, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, कमेंट करके बताओ 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। अब है 22वां संविधान संशोधन का हो रहा है, 1969 में हो रहा है। इसमें क्या किया गया कि असम राज्य से अलग एक मेघालय राज्य बना दिया गया, इसको याद रख लेना। फिर है 23वां संविधान संशोधन 1969, इसमें क्या किया गया, फिर वही है कि एससी और एसटी की सीटों को आरक्षण में, लोकसभा में जो आरक्षण है उसको 1980 तक बढ़ा दिया गया, 1969 1970 में जो है फिर अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलो अब 24वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, 1971 में हो रहा है। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय कह रहे हैं कि अफर्म द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति जो है वो किसको दे दी गई, संसद को दे दी गई, संसद को दे दी गई। और संसद को यह पावर दिया गया कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया, ये भी याद रखने वाली बात है। अब 25वां संविधान संशोधन, इससे क्या हुआ, इसमें कहा गया कि 39 बी और सी में जो डीपीएसपी है हमारे, अगर उनको प्रभावी बनाया जा रहा है, उसके लिए अगर कोई कानून बना है तो 14 और 31 जो है के आधार पर उसको चुनौती नहीं दी जाएगी, हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, यही इसमें हटा दिया गया। तो 24वां और 25वां संविधान संशोधन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इनको भी याद हमें रखना पड़ता है। अब 26वां संविधान संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण है, 1971 में ही हुआ, देखो इंदिरा गांधी के समय हो रहे हैं ये सब। इसमें क्या किया गया कि जो रियासतों के पूर्व शासक थे उनके प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को, उनके प्रिवी पर्सेज और प्रिविलेज को जो है वो समाप्त कर दिया गया, उन्हें जो पैसा मिलता था, खर्चा पानी मिलता था, वो सब बंद कर दिया गया। अब है 27वां संविधान संशोधन, 27वां ये क्या कर रहा है, ठीक है, कि इसने क्या किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ऑफ सर्टेन यूनियन टेरिटरीज के, उनको ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई 27वें संविधान संशोधन। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अब है 28वां संविधान संशोधन 1972, इसमें क्या किया गया कि जो आईसीएस था, हमारा सिविल सर्विस जो एग्जाम था, उसके जो अधिकारी थे उनके विशेषाधिकारों को, उनके प्रिविलेज को जो है वो कम कर दिया गया, स्पेशल प्रिविलेज ऑफ आईसीएस ऑफिसर्स को जो है वो कम कर दिया गया था 28वें संविधान संशोधन से। अब 29वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, 1972, ठीक, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार पर केरल के 2 अधिनियमों को शामिल इसमें किया गया था। केशवानंद भारती बाद जो है वो यहीं से उभर कर सामने आ रहा है। फिर 30वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया, पहले ये था कि अगर हमें कोई अपील करनी है दीवानी मामले में सुप्रीम कोर्ट में, सुनना, अगर दीवानी मामले में, सिविल मामले में कोई अपील अगर सुप्रीम कोर्ट में करनी है तो तभी कर सकते हैं जब वो मामला 20,000 रुपए की राशि से जुड़ा हुआ हो। इस संविधान संशोधन से ये वाली राशि को जो है समाप्त कर दिया गया, कहा कि दीवानी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है जबकि मामला जो है कानून का पर्याप्त सवाल हो, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो उसमें निहित हो, इस आधार पर ही हम सुप्रीम कोर्ट में दीवानी मामले की अपील कर सकते हैं। ये जो बाउंडेशन थी 20,000 रुपए वाली, उसको समाप्त कर दिया गया 30वें संविधान संशोधन से। अभी 31वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 हो रहा है। ये कह रहा है कि लोकसभा की सीटें पहले 525 थी, जिन्हें बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 545 कर दिया गया। ये सवाल भी याद रखने लायक बात है, याद रखने लायक तो सब है लेकिन ये सब में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये 31वां, अब है 32वां संविधान संशोधन, ये क्या कह रहा है, 1973 में हो रहा है।
क्या कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना वाले जो मांग थी उस मांग के लिए इनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए, स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, अब तो ये अलग ही हो गया है। चलो अब है 33वां संविधान संशोधन, क्या कह रहा है देखो, 33rd कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का इस्तीफा अध्यक्ष सभापति द्वारा केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब संतुष्ट हो कि इस्तीफा स्वैच्छिक या वास्तविक है। मतलब कि पहले दबाव में इस्तीफा दे दिया जाता था, अगर कोई सदस्य दबाव में इस्तीफा दे रहा है तो उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसका इस्तीफा? वैसे संसद राज्य विधानसभा के सदस्यों का इस्तीफा, ठीक है, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो। अगर कोई सदस्य जो है एमपी है और एमएलए है, अगर कोई व्यक्ति जो एमपी और एमएलए है वो अपना इस्तीफा दे रहा है तो अध्यक्ष को, लोकसभा के और राज्यसभा के सभापति को, विधानसभाओं के अध्यक्ष को देखना होगा कि इस्तीफा वो अपनी मर्जी से दे रहा है या दबाव में दे रहा है। अगर वो दबाव में दे रहा है तो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये ऐसा किया गया 33वें संविधान संशोधन से। अब है 34वां संविधान संशोधन, 34th अमेंडमेंट 1974। इसमें क्या किया गया, 9वीं अनुसूची विभिन्न राज्यों के 20 और कानूनों को इसमें जोड़ दिया गया और लैंड रिफॉर्म लगातार सरकार कर रही है। विभिन्न राज्यों के 20 और भूमि सुधार कानूनों को इसमें शामिल कर दिया गया। अब ये 35वां संविधान संशोधन 1974। 35वां क्या कह रहा है, 35वें में सिक्किम को संरक्षित दर्जे को समाप्त कर दिया गया, इसे भारतीय संघ के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। 10वीं अनुसूची में नियम जोड़ा गया। देखो इसमें क्या है, terminated the protectors state of the Sikkim and confirm it to the status of an associate state। याद रखना, एसोसिएट सहयोगी राज्य का दर्जा जो है वो सिक्किम को दिया गया 35वें संविधान संशोधन से। ये सवाल 5 स्टार से भी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल बहुत पूछा जाता है, इसको 10 स्टार बना लो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सिक्किम राज्य को 35वें संविधान संशोधन 1974 से सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से उसको पूर्ण राज्य बना दिया गया, पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, अब है 37वां संविधान संशोधन। केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा बनाई गई और मंत्रिपरिषद बना दी गई। अब है 38वां 38। इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति को एक साथ विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाओं करने का अधिकार दे दिया। मतलब कि राष्ट्रपति एक साथ जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति जैसे आधारों पर, जैसे अब सशस्त्र विद्रोह के नाम से जाना जाता है, आपात की घोषणा कर सकता है एक ही समय में कई आधारों पर। ये बात कब की गई, ये बात की गई 38वें संविधान संशोधन से। 39वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1975 में। इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर संबंधित विवादों को न्यायपालिका के दायरे से परे रखा गया। कहा गया कि ऐसा निर्णय वैसे ही होगा जो संसद चाहेगी। मतलब कि इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द जुडिशरी, अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर से संबंधित कोई विवाद आ रहा है तो उस विवाद को हम न्यायालय लेके नहीं जा सकते हैं, उसका निर्णय जो है संसद करेगी। और वो कौन से करेगी, संसद ही निर्धारित कर देगी कौन सा वो अधिकारी होगा जो उसको निपटाएगा। अब है 40वां संविधान संशोधन। क्या 40वां संविधान संशोधन है, 40वां, ठीक है। 40वें में क्या किया गया कि संसद को अधिकार दिया गया कि वो क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय विशेष आर्थिक क्षेत्र को सीमाओं का निर्धारण करे, उसका क्या कर सके, उसको स्पष्ट कर सके। अब आपका जो है वो है 41वां संविधान संशोधन। 41वें संविधान संशोधन से क्या हुआ, संघ राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर आपकी कर दी गई 62 वर्ष। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि 41वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो आयु है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई, किसकी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है और जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी सदस्यों की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो बेटा आज हमने ये संविधान संशोधनों को देखा है। तो इनका पीडीएफ जो है, देखो इनका पीडीएफ जो है वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम की लिंक आपको डाली गई है, टेलीग्राम की लिंक है, तो उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आज हमने जो पढ़ाया उसकी लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा और वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक लेक्चर था संविधान संशोधन पर। कल जो है संविधान संशोधन बचे हुए हैं जो है 42वें संविधान संशोधन से 105 संविधान संशोधनों तक हम डिस्कशन करेंगे। तो आप कल भी हमारे साथ जुड़िए।
ठीक 7:30 बजे प्रतिदिन, ये देखिए 7:30 ऑनवर्ड जो है मंडे टू सैटरडे हम आपकी सेवा में हाजिर हैं और आपको बीपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। और बीपीएससी की तैयारी में जो आपके मेन मेन एरियाज हैं उन पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे चैनल को लाइक करना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर करिए अदर स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी फायदा उठा पाए और उनकी तैयारी सुनिश्चित हो पाए। तो आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।